प्रेजेंटिंग गॉन गर्ल। इस कहानी की शुरुआत में हमें निक को दिखाया जाता है जो अपनी सिस्टर के बार में जाता है। निक की आज मैरिज एनिवर्सरी है। उसकी शादी को 5 साल हो चुके हैं, लेकिन वो अपनी शादी से खुश नहीं है। इसीलिए अपनी सिस्टर को बताता है कि शायद जल्द ही वो डाइवोर्स ले लें। वो ये भी बताता है कि हर एनिवर्सरी के दिन उसकी वाइफ एमी उसके साथ एक गेम खेलती है जिसमें वो गिफ्ट को छुपाती है और क्लू के थ्रू उसे ढूंढना होता है। पर शायद इनकी शादी में अब बहुत चीजें खत्म हो चुकी है। इसके बाद जब निक घर आता है तो देखता है कि उसकी पत्नी घर पर नहीं है। सामने टेबल टूटी हुई है। इसीलिए वो डिटेक्टिव को बुलाता है। डिटेक्टिव अपने असिस्टेंट के साथ यहाँ पर आती है। वो जब घर की तलाशी लेती है तो उसे शक होता है कि उसकी पत्नी के गायब होने के पीछे उसी का हाथ है, क्योंकि घर पर उन्हें कुछ ऐसे सबूत मिले होते हैं जिससे पता चलता है कि निक की उसकी पत्नी से नहीं बनती थी। दरअसल निक एक राइटिंग टीचर है, जबकि उसकी पत्नी एमी खुद एक राइटर थी जो अपनी टीनेज में बहुत फेमस हुआ करती थी। और अब डिटेक्टिव को निक के ऊपर शक है, इसीलिए उसे पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है जहां पर उसे कई सारे सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन निक उनके सवालों का अच्छे से जवाब नहीं देता। निक के खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है, इसीलिए डिटेक्टिव को निक को छोड़ना पड़ता है। अब क्योंकि एमी कहीं ना कहीं एक सेलिब्रिटी है, इसीलिए मीडिया कवरेज पाने की वजह से पूरे देश में ये खबर फैल जाती है कि निक की पत्नी एमी अचानक से कहीं गायब हो गई। साथ ही निक इस केस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा होता, इसीलिए सबको उस पर और उसकी सिस्टर पर शक है कि पैसों के लालच के चलते उन्होंने एमी को कहीं गायब कर दिया। अब जब निक अपने घर पर आता है तो अपनी अतीत की यादों में खो जाता है, जहां पर दिखाया जाता है कि एमी, जो कि बहुत फेमस होने के साथ बहुत रिच भी थी, उसने निक से शादी की थी जो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। ये दोनों ही राइटिंग इंडस्ट्री में थे, लेकिन रिसेशन आने की वजह से इन दोनों की जॉब चली गई। इसके बाद निक की मॉम की तबीयत खराब हो जाती है, जिस वजह से निक तय करता है कि वो न्यूयॉर्क छोड़कर अपनी मॉम के पास आएगा। हालांकि इस बारे में उसने एमी से कंसल्ट नहीं किया होता, लेकिन एमी भी उसके साथ यहाँ पर आ जाती है। निक की मॉम की मृत्यु के बाद भी निक यहीं पर रहता है। अब उसका काम करने का ज्यादा मन नहीं करता था, इसीलिए एमी ने उसके लिए एक बार खोल दिया था जो उसकी बहन उसके साथ मिलकर चलाती है, क्योंकि शायद वो खुद मेहनत करना ही नहीं चाहता। साथ ही एमी के साथ भी उसके रिश्ते दिन ब दिन खराब होना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद निक की कॉलेज में राइटिंग टीचर की जॉब लग जाती है, जहां उसकी मुलाकात एंडी नाम की स्टूडेंट से होती है और जल्दी इन दोनों का अफेयर शुरू हो जाता है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां पर डिटेक्टिव को निक के घर पर कुछ खून के निशान दिखते हैं, जिससे डिटेक्टिव का निक के ऊपर शक और भी ज्यादा पुख्ता हो जाता है। यहाँ पर डिटेक्टिव को पड़ोस के लोगों से पता चलता है कि इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होते रहते थे, जिस वजह से एमी अपने आप को सुरक्षित नहीं समझती थी और इसीलिए उसने एक गन भी खरीदी थी। डिटेक्टिव जब वॉशरूम में जाते हैं तो वहां पर उन्हें एमी के यूरिन के सैंपल मिलते हैं, जिसे वो लैब में भेजते हैं और जब उसकी रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि एमी प्रेग्नेंट थी। लेकिन निक साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि मेरे और एमी के बीच में ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं था। डिटेक्टिव को निक पर शक होता है, इसीलिए वो उसकी किसी बात पर विश्वास नहीं करती। और अब यहाँ पर निक की एक नेबर आती है जो कहती है कि मैं एमी की बहुत अच्छी दोस्त हूँ। वो हमेशा से फैमिली प्लानिंग करना चाहती थी, लेकिन निक के साथ उसका कोई भी रिश्ता नहीं था, इसीलिए कभी भी वो फैमिली को प्लान नहीं कर पाई। निक को उस लेडी पर शक होता है क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता है कि एमी कभी भी अपने पड़ोसियों से इस तरह से बहुत ज्यादा पर्सनल बात नहीं करती, ना ही वो उनसे दोस्ती करना पसंद करती है। ये बात वो डिटेक्टिव को बताता भी है, लेकिन डिटेक्टिव को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। और अब डिटेक्टिव को यहाँ पर एमी की जली हुई डायरी मिलती है, जिसमें उसने लिखा होता है कि उसकी जान को निक से खतरा है। डिटेक्टिव का असिस्टेंट कहता है कि हमें निक को अरेस्ट कर लेना चाहिए, लेकिन अब भी इनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है कि निक ने ही अपनी पत्नी एमी का कत्ल किया है। वहीं दूसरी तरफ हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कार चला रही होती है, और यह और कोई नहीं बल्कि एमी है, जिसने पूरी तरह से अपने हुलिये को बदल दिया है। एमी उस दिन के बारे में सोचती है जिस दिन वो निक से मिलने बार में गई थी और उसने बार के बाहर निक को और उसकी स्टूडेंट एंडी को देखा था, जो एक दूसरे के बहुत करीब खड़े थे। ये देखकर उसे बहुत दुख हुआ क्योंकि उसने निक का हमेशा साथ दिया था। हालांकि वो अमीर घर से थी, फिर भी उसने निक से शादी की। इसके बाद जब निक की मॉम की तबीयत खराब हुई तो वो उसके साथ यहाँ चली आई। जब उसके पास पैसे और काम नहीं था तो उसने उसके लिए बार खोला, और अब जब वो उसे चीट कर रहा है तो वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाती। साथ ही उसे ये भी पता चल जाता है कि उनकी मैरिज एनिवर्सरी के दिन निक उसे डाइवोर्स देगा, इसीलिए निक से बदला लेने का प्लान करती है। वो उसके क्रेडिट कार्ड से जानबूझ
जानबूझ के फिजूल खर्चा करती है ताकि सबको ऐसा लगे कि निक जानबूझकर फिजूल खर्ची करता है। साथ ही वो उससे इंश्योरेंस के पेपर्स पर साइन करवाकर अपना इंश्योरेंस का अमाउंट बढ़वा देती है ताकि सबको ऐसा लगे कि इंश्योरेंस के पैसों के लिए निक ने अपनी पत्नी एमी को मार दिया। वो अपनी नेबर से भी दोस्ती करती है क्योंकि पहले से प्रेग्नेंट होती है। वो निक और अपने बारे में उसे बताती है कि हम दोनों के बीच में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं ताकि उसकी सिंपैथी गेन कर सके। साथ ही वो उसकी यूरिन को जानबूझकर अपने वॉशरूम में डाल देती है ताकि पुलिस को लगे कि उसने अपनी पत्नी को इसलिए मारा है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है और प्रेग्नेंट लड़की को मारने के लिए उसे कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। वो अपनी बॉडी से अपना खून भी निकालती है और उसे फर्श पर डालकर साफ करती है ताकि उसके निशान पुलिस को मिल जाएं। अपनी मैरिज एनिवर्सरी के दिन हमेशा वो उसके साथ एक गेम खेलती थी जिसमें उसे क्लूज के सहारे गिफ्ट को ढूंढना होता है, लेकिन इस बार क्लूज उसके लिए नहीं बल्कि डिटेक्टिव्स के लिए थे। अब यहाँ पर निक अपनी बहन के गैराज में जाता है जहाँ पर वो देखता है कि बहुत सारी शॉपिंग यहाँ पर किसी ने की हुई है। दरअसल उसी के कार्ड से की हुई शॉपिंग है और जब ये उन्हें खोलते हैं देखते हैं कि उसके अंदर मर्डर का वेपन भी है। ये देखकर उसकी बहन पूरी तरह से घबरा जाती है क्योंकि अब वो भी इसमें फंस सकती है। वो सब कुछ यहीं छोड़कर चला जाता है, लेकिन डिटेक्टिव जो हमेशा से उसका पीछा कर रहे थे वो यहाँ पर आते हैं और उन्हें मर्डर वेपन मिल जाता है। इसके बाद निक को और उसकी बहन को अरेस्ट कर लिया जाता है, पर अब निक को बेल मिल चुकी है और वो न्यूयॉर्क वापस आकर एक बहुत ही अच्छे लॉयर को हायर करता है। उसे सब कुछ बताता है और ये भी कहता है कि उसे कभी भी एमी के साथ सेफ नहीं लगता था, वो कहीं ना कहीं साइको थी। इसके बाद निक एमी के पहले बॉयफ्रेंड से मिलता है जिसके ऊपर उसने उसकी इज्जत लूटने का आरोप लगाया था और उसे अरेस्ट भी करवाया था। उससे बात करने के बाद निक को पता चल जाता है कि एमी उससे बदला ले रही है और अब निक एमी के दूसरे बॉयफ्रेंड से मिलने जाता है जो कि बहुत ही अमीर होता है। वो निक से बात करने से मना कर देता है क्योंकि आज भी वो एमी से प्यार करता है। वहीं एमी को दिखाया जाता है जो एक छोटे से टाउन में रहती है। वो अपने नेबर के साथ बाहर होती है, तभी उसके पैसे गिर जाते हैं जो उसके नेबर देख लेते हैं और रात को उसके घर पर आकर उसके सारे पैसों को छीन लेते हैं। अब उसके पास कोई भी पैसा नहीं बचा। इसी वजह से वो अपने उसी बॉयफ्रेंड को कॉल करती है जो उसे आज भी प्यार करता है। वो उसे मिलने के लिए बुलाती है जहाँ पर उसे बताती है कि निक उसे हमेशा टॉर्चर किया करता था। उसकी जान को निक से खतरा था, इसीलिए उसने घर छोड़ दिया और अब वो घर वापस नहीं जाना चाहती। इसके बाद उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसे अपने लेक हाउस में ले जाता और कहता है कि तुम यहाँ पर कुछ वक्त तक रह सकती हो, यहाँ कभी कोई नहीं आता। वहीं एमी के टाउन में दिखाया जाता है कि अब भी सबको विश्वास है कि वो जिंदा है, इसीलिए उसके लिए कैंडल मार्च निकाला जाता है जहाँ पर निक सबके सामने बहुत ही इमोशनल स्पीच देता और कहता है कि तुम घर वापस आ जाओ। निक की गर्लफ्रेंड एंडी भी वहाँ भीड़ में खड़ी होती है और जब वो सुनती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए प्रेस में बता देती है कि उसका और निक का अफेयर है। ये सुनने के बाद सब के सब लोग निक से नफरत करना शुरू कर देते हैं। सबको यकीन हो जाता है कि उसी ने अपनी पत्नी को या तो गायब किया है या उसे मार दिया है। इसके बाद निक अपने लॉयर के पास जाता है। उसका लॉयर कहता है कि अब सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं, लेकिन तुम एक फेमस टॉक शो में जाओ जहां पर तुम सबके सामने बताओ कि तुम अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हो। तुम्हें अपनी गलती को वहां पर एक्सेप्ट करना होगा, साथ ही तुम्हें कहना होगा कि तुम अपने परिवार को, अपनी पत्नी को वापस चाहते हो, क्योंकि अगर तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ कोई षड्यंत्र कर रही है तो वो न्यूज से, टीवी से तुम पर नजर रख रही होगी। हो सकता है कि वो तुम्हारी बातों से इमोशनल होकर घर वापस आ जाए। और अब निक उस टॉक शो में जाता है जहां पर वो बताता है कि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है। वो चाहता है कि वो घर वापस आ जाए और वो वहां पर रोने का नाटक करता है। एमी अपने एक्स बॉयफ्रेंड कोलिन के साथ इस इंटरव्यू को देख रही होती है। वो देखती है कि निक ने वही टाई पहनी है जो उसने कभी उसे गिफ्ट की थी और जब वो बहुत ध्यान से उसके इंटरव्यू को सुन रही होती है तो इस बात को उसका एक्स बॉयफ्रेंड कोलिन भी नोट करता है। यहाँ पर अब वो अपने घर वापस जाना चाहती है, लेकिन कोलिन नहीं चाहता। वो चाहता है कि वो उसी के साथ रहे। एमी का दिल और दिमाग कहीं ना कहीं बदलना शुरू हो गया है, इसीलिए अब उसे अपने एक्स बॉयफ्रेंड कोलिन पर गुस्सा आना शुरू हो जाता है क्योंकि वो उसे रोक रहा होता है। वही हमें डिटेक्टिव को दिखाया जाता है जिसे उस वेपन पर, वो वेपन निक की बहन के गैराज में गिफ्ट के साथ मिला था, उसमें उन्हें एमी का ब्लड मिला होता है, जिस वजह से वो एक बार फिर से उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। लेकिन इस बार भी उसका लॉयर उसे बेल पर रिहा करवा देता है। दूसरी तरफ एमी को दिखाया जाता है जो अब कोलिन के साथ बहुत अच्छा बर्ताव कर रही होती है। वो कैमरास के सामने ऐसे बर्ताव कर रही होती है जैसे वो उसकी हर एक बात को उसके कहने पर मान रही हो। दरअसल अब उसके दिमाग में कोई और प्लान
चल रहा है। वो प्लान बनाने में बहुत ही शातिर होती है और जब कोलिन वहाँ से चला जाता है तो वो अपने शरीर में चोट के निशान बनाती है। रात को कोलिन जब वापस आता है तो वो उसे सीड्यूस करना शुरू कर देती है। ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। उसी दौरान एमी कोलिन्स को मारकर वहाँ से गाड़ी से निकलकर सीधा अपने घर आ जाती है, जहाँ पर पहले से प्रेस होती है। वो देखती है कि निक उसके सामने है, लेकिन निक समझ चुका है कि ये उसका कोई नया प्लान है। इसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ पर वो डिटेक्टिव्स को बताती है कि बचपन में स्कूल में कोलिन और वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, लेकिन इसके बाद वो दोनों अलग हो गए। लेकिन उसका ऑब्सेशन कभी भी उसके लिए खत्म नहीं हुआ। वो हमेशा उसे लेटर्स लिखा करता था और एक दिन जब उसकी एनिवर्सरी थी तो कोलिन उसके घर पर आ गया। वो उससे बचने के लिए किचन में भागी, लेकिन उसने डंडे से उस पर हमला करके उसे बेहोश कर दिया और अपने लेक हाउस ले गया, जहाँ पर उसके साथ जबरदस्ती किया करता था। अगर आपको सारे सबूत चाहिए तो आप कोलिन के लेक हाउस की सीसीटीवी फुटेज को चेक कर सकते हैं। दरअसल वो जानबूझकर सीसीटीवी फुटेज के आगे ऐसे रिएक्ट करती थी कि उसे कोलिन्स ने यहाँ पर जबरदस्ती रखा हुआ है। पर यहाँ पर वो डिटेक्टिव जो इस केस को बहुत वक्त से देख रही है, उसे कहीं ना कहीं उस पर शक होना शुरू हो जाता है और निक की बातों पर यकीन जो शुरू से वो उसे कहता आ रहा था। वह एमी से सवाल करती है कि अगर तुम्हें कोलिन्स ने किडनैप किया था तो वो मर्डर वाला हथियार वो निक की बहन के गैराज में कहाँ से आया। वो उसकी बात का जवाब नहीं देती और कहती है कि अगर मैं वापस नहीं आती तुम मेरे निर्दोष पति को कब का जेल में डाल चुकी होती, और बेहोश होने का नाटक करती है। पर अब डिटेक्टिव को उस पर शक हो चुका है। इसके बाद निक उसे अपने घर ले आता और कहता है कि अभी नाटक करना बंद करो, मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रही हो और तुमने कोलिन्स को मारा है। वो पहले चेक करती है कि निक के पास कोई रिकॉर्डर तो नहीं है और इसके बाद वो उसे सारा सच बता देती है, लेकिन उसकी बात पर कोई भी यकीन नहीं करेगा क्योंकि अब सब के सब एमी के साथ हैं। वो निक से कहती है कि जब मैंने तुम्हारा इंटरव्यू देखा तो मुझे यकीन हो गया कि तुम ही मेरे लिए सही हो और इसीलिए मैं वापस आई हूँ। निक अब तय करता है कि वे सारी की सारी बातें अपने लॉयर को और डिटेक्टिव को बता देगा। वो डिटेक्टिव और लॉयर को सारी बातें बता देता है, लेकिन डिटेक्टिव कहती है कि मेरे पास उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। उसने कोलिन को सेल्फ डिफेंस में मारा, इसीलिए उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और अब निक रात को जब घर पर होता है, एमी उसे अपने साथ ले जाती है और कहती है कि तुम्हें एक अच्छे पति की सारी जिम्मेदारियों को निभाना होगा। निक अब कहीं ना कहीं एमी से डरने लगा है। अगली सुबह एक रिपोर्टर यहाँ पर इनका इंटरव्यू लेने के लिए आने वाली होती है। एमी उसे कहती है कि तुम्हें उन सब बातों को एक्सेप्ट करना होगा जो मैंने प्लान की थी, यानी कि तुमने ही क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग की थी, तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया था। हमारा रिश्ता पहले ठीक नहीं था पर अब सब कुछ ठीक हो चुका है। लेकिन निक ऐसा नहीं करना चाहता। वो एमी को छोड़ने का फैसला कर चुका है। वो उससे तलाक लेना चाहता है। एमी उसे कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। निक ये सुनकर हैरान हो जाता है क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई भी रिश्ता नहीं होता। ये कई महीनों से एक दूसरे के क्लोज नहीं आए होते। एमी कहती है कि फर्टिलिटी क्लिनिक में जो तुमने अपने स्पर्म के सैंपल्स दिए थे, मैंने उसे अपनी बॉडी में इंसिमिनेटेड करवा दिया और अब मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये सुनने के बाद निक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो अपना आपा खो बैठता है और कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रहूंगा। एमी कहती है कि तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ है और कल को जब तुम्हारा बच्चा पैदा हो जाएगा तो वही नफरत मैं उसके दिल में भी तुम्हारे लिए डालूंगी। यहाँ पर निक पूरी तरह से फंस चुका है। वो जानता है कि वो बच्चा उसकी जिम्मेदारी है, इसीलिए वो तय करता है कि वो एमी के साथ रहेगा। इसके बाद हमें इंटरव्यू दिखाया जाता है जहाँ पर ये दोनों अनाउंस करते हैं ये एमी प्रेग्नेंट है जो जल्दी एक बच्चे को जन्म देने वाली है। दरअसल निक ने अब हालातों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। वो अपने बच्चे को एक बेहतर जिंदगी देना चाहता है, इसीलिए वो तय कर चुका है कि अब वो एमी के साथ ही रहेगा। इस कहानी में निक तो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अगर आप निक की जगह होते तो आप क्या करते? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।